वेलकम बैक टू अंसरकारी। आज हम बात करने वाले हैं क्लाइमेटोलॉजी के बारे में। क्लाइमेटोलॉजी में सबसे पहले आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर कैसे बना था, तो एवोल्यूशन देखेंगे। एटमॉस्फेयर का 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। कैसे कैसे पहले अनस्टेबल टेम्परेचर था एंड अभी जो कॉम्पोजिशन है वहां पे हम कैसे पहुंचे। तो सबसे पहले थोड़ा सा टॉपिक हम रिकॉल कर लेते हैं कि लिथोस्फेयर जो है, इंटीरियर जो है अर्थ का, उसका कैसे कॉम्पोजिशन इवॉल्व हुआ। तो हमने देखा था बहुत सारी थ्योरीज के बारे में बात की थी, नेबुलर हाइपोथेसिस, बिग बैंग थ्योरी, कि कैसे कैसे हमारा जो अर्थ है, प्रोटो प्लैनेट्स पहले फॉर्म हुए, उनका फर्दर कॉम्पैक्शन हुआ तो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बने। अब पहले अर्थ में क्या था कि टेम्परेचर इंटीरियर में इंक्रीज कर रहा था। इंक्रीज करने की वजह से प्रेशर बढ़ रहा था, तो जो मटेरियल था अर्थ के अंदर उसकी डेंसिटी भी कम हो रही थी एंड बढ़ रही थी। तो पहले जो मटेरियल था वो इवनली डिवाइडेड नहीं था, बट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया अर्थ के इंटीरियर में, तो डेंसिटी भी बढ़ती गई मटेरियल की। अब जो लाइटर मटेरियल था वो ऊपर ही रह गया एंड धीरे धीरे जो हैवियर मटेरियल था, जैसे आयरन या फिर निकल, वो कोर की तरफ सिंक इन होने लग गया। तो इसके वजह से हमारा एक प्रोसेस बनता है डिफरेंशिएशन, जिसको बोलते हैं कि जो लाइटर मटेरियल है क्रस्ट के पास हम देखते हैं, सबसे पहले हमें सियाल मिलता है, सियाल सिलिका एल्यूमिनियम। उसके नीचे जो थोड़ा सा ज्यादा डेंस होता है सीमा मिलता है, एंड उसके नीचे हम बोलते हैं कोर में हमें आयरन और निकल मिलता है जो कि हेवियर मटेरियल होता है। तो बेसिकली एस्टेनोस्फेयर में मैग्मा प्रेजेंट होता है, सेमी मोल्टन लेयर होती है। वहां से लावा जो वॉल्केनिक इरप्शंस के थ्रू ऊपर आता है, सॉलिडिफाई होता है। ऐसे ही सॉलिडिफिकेशन और कंडेंसेशन से हमारी क्रस्ट बनती है। तो ये जो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस हुआ, जिसकी वजह से लाइटर मटेरियल ऊपर रह गया एंड हेवियर मटेरियल कोर में आ गया, उसकी वजह से एक लेयर का स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया अर्थ के इंटीरियर में। इसका कनेक्शन हम देखेंगे कि कैसे इसने हेल्प की एटमॉस्फेयर के बनने में। तो सबसे पहले बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। तो एटमॉस्फेयर के 3 स्टेजेस में एवोल्यूशन डिवाइडेड होता है। पहला स्टेज 4.6 बिलियन ईयर्स पहले, देन दूसरा स्टेज 4.6 से 2.4 बिलियन ईयर्स पहले, एंड देन 2.4 बिलियन ईयर्स पहले। तो 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टेज की। तो पहले हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर था, टेम्परेचर की अगर बात करते हैं, हाईली अनस्टेबल था, बहुत ज्यादा गर्म था टेम्परेचर अर्थ का, जिसकी वजह से स्टार्टिंग में जो गैसेस प्रेजेंट थी, लाइट गैसेस जैसे हाइड्रोजन या फिर हीलियम, एंड बहुत थोड़े अमाउंट में नियॉन, बट इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं था। तो हाइड्रोजन और हीलियम जो प्रेजेंट थी, लाइट गैसेस, इतना ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से ये सोलर विंड जब आती थी एक्सपैंड करती थी एंड सोलर विंड के साथ ही एस्केप कर जाती थी अर्थ के एटमॉस्फेयर पे। तो ये जो लाइट गैसेस थी ये टिक ही नहीं पा रही थी हमारे एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि जो प्री मॉर्डियल एटमॉस्फेयर था उसका कॉन्टिन्यूस लॉस होते जा रहा था फर्स्ट स्टेज में। अगर हम देखे तो लाइट गैसेस थी, स्केप कर जाती थी सोलर विंड्स की वजह से एंड हाईली हाई टेम्परेचर की वजह से। तो स्टार्टिंग में अनस्टेबल टेम्परेचर था, कोई क्लाउड फॉर्मेशन नहीं था, कोई वाटर नहीं था, एंड कोई भी ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था। सिर्फ हाइड्रोजन, हीलियम एंड बहुत थोड़े अमाउंट में नियॉन प्रेजेंट था 4.6 बिलियन ईयर्स पहले। इसके बाद क्या आता है, यहाँ पे हमारा लिथोस्फेयर कनेक्ट होता है। हमने देखा कि धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा था अर्थ के इंटीरियर में, तो लेयर फॉर्म हो गई, एस्टेनोस्फेयर फॉर्म हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन धीरे धीरे बढ़ने लग गया, जिसकी वजह से क्रस्ट बनी। क्रस्ट बनने के साथ साथ एक और चीज हो रही थी वॉल्केनिक इरप्शन से, जो कि है डी गैसिंग का प्रोसेस। जिसका मतलब है जो अर्थ के अंदर गैसेस प्रेजेंट थी, वो वॉल्केनिक इरप्शन जो वेंट होता है वॉल्केनो जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू वो गैसेस एटमॉस्फेयर में लीक हो रही थी। इस प्रोसेस को हम वॉल्केनिक आउट गैसिंग बोल सकते हैं या फिर डी गैसिंग बोल सकते हैं अर्थ के इंटीरियर से। तो क्या क्या गैसेस निकल रही थी, सबसे पहले तो वाटर वेपर निकल रहा था H2O, देन कार्बन डाइऑक्साइड, देन सल्फर डाइऑक्साइड SO2, देन नाइट्रोजन N2। फ्री ऑक्सीजन बहुत थोड़े अमाउंट में था, बट ये जो ऑक्सीजन है ये अपने प्योर फॉर्म में नहीं था, ये कंबाइंड फॉर्म में था बाकी गैसेस के साथ। एंड जो कंबाइंड फॉर्म में भी था वो भी एस्केप हो जा रहा था, या फिर जो बाकी रिएक्शन हो रहे थे, रॉक फॉर्मेशन हो रहा है या फिर आयरन के रिएक्शन हो रहे हैं, उसमें कंज्यूम हो जा रहा था। तो कोई भी सेकेंड स्टेज और फर्स्ट स्टेज दोनों ही इनिशियल जो स्टेज थी एटमॉस्फेयर की, यहाँ पे कोई भी फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था अपने प्योर फॉर्म में। तो सेकंड स्टेज पे हमने देखा कि लिथोस्फेयर का इवोल्यूशन, जो वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे थे उसकी वजह से गैसेस आने लग गई। बट अभी भी अगर एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो अभी भी टेम्परेचर इतना कम नहीं हुआ था कि हमारा क्लाउड फॉर्मेशन को वो सपोर्ट कर पाए। तो हॉट एटमॉस्फेयर था अभी भी,
एंड जो हमारा गैसेस का कंटेंट था उसका कॉम्पोजिशन अनस्टेबल था, तो टॉक्सिक भी था कहीं ना कहीं, एंड एनारोबिक था हमारा टेम्परेचर, दोनों ही फर्स्ट और सेकेंड स्टेजेस में, क्योंकि कोई भी फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी। एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन एब्सेंट होती है जैसे एटमॉस्फेयर में, उसको एनारोबिक बोलते हैं। अब यहाँ से क्या होने लगा, 4.6 से 2.4 बिलियन ईयर्स के बीच में, कि यहाँ पे धीरे धीरे हमने देखा जैसे जैसे हम इवॉल्व होता जा रहा है एटमॉस्फेयर, पहले तो सादा ही अनस्टेबल था, हमारा जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा था और जो गैसेस है वो स्केप कर जा रही थी एटमॉस्फेयर को। बट धीरे धीरे जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन होते जा रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज होते जा रहा है। तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है एंड साथ साथ में वॉल्केनिक इरप्शन भी हो रहे हैं, वहां से हमें वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते जा रहा है। तो जब हमारे एटमॉस्फेयर में इनफ वाटर वेपर इकट्ठा हो जाता है, तो जो डस्ट पार्टिकल है उसके साथ मिलके कंडेंसेशन होता है एंड हमारे क्लाउड फॉर्म होते हैं। एंड जैसे जैसे हमारे क्लाउड फॉर्म होते हैं, पहले तो जो क्लाउड्स थे, क्योंकि धीरे धीरे कूल डाउन हो रहा है, एकदम से कूल डाउन नहीं हुआ था, तो जो स्टार्टिंग में क्लाउड फॉर्म हुए थे वो प्रेसिपिटेशन नहीं करवा पा रहे थे, बट धीरे धीरे जब और टेम्परेचर कम हुआ तो जो क्लाउड फॉर्म हो रहे थे उसकी वजह से रेनफॉल आई। रेनफॉल आने की वजह से जो क्रस्ट में हमारे डिप्रेशन थे उसमें पानी भरा एंड धीरे धीरे ओशन का फॉर्मेशन हुआ। तो इसको आप हाइड्रोस्फेयर का भी एवोल्यूशन देख सकते हो साथ में, जो कि कनेक्टेड है एटमॉस्फेयर के एवोल्यूशन से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लावा इरप्ट हो रहा है, हमारा वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है जिससे हमें CO2 मिल रहा है। धीरे धीरे CO2 का कंटेंट बढ़ते जा रहा है एटमॉस्फेयर में, वाटर वेपर्स का कंटेंट बढ़ते जा रहा है, डस्ट पार्टिकल्स के साथ मिलके इन्होंने क्लाउड बनाए, क्लाउड भी बन रहा है एंड साथ साथ में हमारा जो टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज होते जा रहा है, जिसकी वजह से कंडेंसेशन बढ़ने लगती है, क्लाउड फॉर्मेशन बढ़ने लगता है एंड धीरे धीरे जो रेनफॉल है वो भी बढ़ने लगती है। अब हमने देखा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट है वो एटमॉस्फेयर में तो बढ़ ही रहा है, बट ओशन जब बना तो पानी में भी कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होता जा रहा है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ओशन में डिजोल्व होने लगा, तो यहाँ पे थर्ड स्टेज में हमें मिलता है सबसे पहला फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिज्म, जिसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। थर्ड स्टेज जो कि 2.4 बिलियन ईयर्स पहले हम मार्क करते हैं। तो ओशन फॉर्मेशन हुआ, उसमें CO2 डिजोल्व हुआ पानी में, उसकी वजह से बर्थ हुआ पहले फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिज्म जिसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं उसका। अब फोटोसिंथेसिस हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक होता है एंड बाय प्रोडक्ट में हमें ऑक्सीजन मिलता है। तो क्या इस स्टेज पे हम बोल सकते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में इनफ जो फ्री ऑक्सीजन है वो एक्यूमुलेट हो गया था? तो यहाँ पे भी 2.4 बिलियन ईयर्स पे अगर मार्क पे देखते हैं तो यहाँ पे भी वो एक्यूमुलेट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जो भी फोटोसिंथेसिस से हमारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा था वो कहीं ना कहीं दूसरे केमिकल रिएक्शंस में एब्जॉर्ब हो जा रहा था या फिर वहां पे यूज हो जा रहा था, तो वो एक्यूमुलेट नहीं हो पा रहा था इतने अमाउंट में कि वो लाइफ को और आगे सपोर्ट कर पाए। बट धीरे धीरे जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बढ़ा और भी ऑर्गेनिजम्स का बर्थ हुआ, तो हम देखते हैं 2.2 बिलियन ईयर के मार्क पे हमारा जो ऑक्सीजन है फाइनली वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गया एटमॉस्फेयर में, एंड उधर से इवॉल्व होते होते अभी प्रेजेंटली हम देखते हैं 21% ऑक्सीजन हमें मिलता है अपने एटमॉस्फेयर में। तो ये तीन स्टेजेस हैं एवोल्यूशन की, कि कैसे हमारा जो एटमॉस्फेयर है पहले हाईली अनस्टेबल था, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, एनारोबिक था, कोई भी फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था, धीरे धीरे वो इवॉल्व किया, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन डी गैसिंग का जो प्रोसेस होता है उसकी वजह से हमें वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मिला, एंड धीरे धीरे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद 2.2 बिलियन ईयर्स पहले जाके ऑक्सीजन, जो फ्री ऑक्सीजन हम बोलते हैं, वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हुआ। तो क्वेश्चन भी आ रखा है प्रीलिम्स में कि जो इनिशियल स्टेजेस थे एवोल्यूशन के एटमॉस्फेयर के, क्या वहां पे फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट था? तो फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था। अगर हम पैटर्न देखते हैं सारे स्टेजेस में कि कैसे कैसे पैटर्न फॉर्म हुआ, तो स्टेबल टेम्परेचर की तरफ हम बढ़े, क्लाउड फॉर्मेशन बढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स के कंटेंट में इंक्रीज होने की वजह से, क्लाउड फॉर्मेशन की वजह से प्रेसिपिटेशन रेनफॉल बढ़ी, रेनफॉल की वजह से ओशन फॉर्म हुए, एंड धीरे धीरे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की वजह से फ्री ऑक्सीजन एक्यूमुलेट होने लगा हमारे एटमॉस्फेयर में। तो ये तीन स्टेजेस हैं जिसमें हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप वॉचिंग अंसरकारी एंड कीप लर्निंग।